वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आत्महत्या के विरोध जो कविता है उसके ससंदर्भ व्याख्या बताऊंगी, विशेष और संक्षिप्त समीक्षा उद्देश्य सब बताऊंगी। तो यह रघुवीर सहाय द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। यह भाग पाठ जो है वो 3 है। आगे हम इस और भी जो इसके भाग है उसकी व्याख्या कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इन सब वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से है, यह पार्ट 3 है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है आत्महत्या के विरोध, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है। रघुवीर सहाय की लंबी और जटिल राजनीतिक सामाजिक कविता आत्महत्या के विरोध है, जो उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह आत्महत्या के विरोध में संकलित है। यह कविता 1960 के दशक के उत्तरार्ध, विशेष 1967 के बाद के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिवेश है उसकी उपज है। उस समय के देश में स्वतंत्रता के बाद के आदर्शों का मोह भंग को दिखाया गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद, नौकरशाही का विस्तार, लोकतांत्रिक संस्थाओं का खोखलापन और आम जनता की निराशा बढ़ रही थी। रघुवीर सहाय इन पूरी व्यवस्था पर तीखा व्यंग करते हैं और व्यक्ति को निशाना तथा आत्मसमर्पण के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता आत्महत्या के विरोध से उद्गृत है। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 में ईस्वी में हुआ है। पंक्ति है, अत्याचारी हत्या किए जाएं तब की सवर्ण धूलि सवर्ण शिखर से आकर आत्मा के स्वर्ण खंड किए जाएं। प्रसंग क्या है? कवि शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि अत्याचार तब तक चलता रहेगा जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी। सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे लोग आम जनता के जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। केवल बाहरी चमक से वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? अंदरूनी जो चमक है उसको भी निखारनी पड़ेगी। विशेष क्या है? प्रतीकात्मक भाषा है, शोषण विरोधी चेतना है, जनवादी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। कविता की पंक्ति है, गोल शब्दकोश में अमोल बोल तूतलाते भीमकाय भाषाविद, हाफते डकारते हाँकते अंग्रेजी की अवधेय गाय। प्रसंग है, कवि भाषा और सत्ता के संबंध को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या, कवि भाषा के नाम पर चलने वाले दिखावटी बौद्धिक विमर्श पर व्यंग करते हैं। बड़े बड़े भाषाविद भाषा की रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन भाषा को जनता के जीवन से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहता है और भारतीय भाषाएं संघर्ष करती रहती है। विशेष क्या है? राजनीतिक भाषा राजनीतिक पर व्यंग करता है। अंग्रेजी वर्चस्व की आलोचना है। धूमिल व्यंग शैली का प्रभाव है। पंक्ति है, घंटा घनघनाते पुजारी जय जयकार, सरकार से करार जारी, हजार शब्द रोज कैद, रोज रोज एक और दर्द, एक क्रोध और नाफेद। प्रसंग है, कवि यहाँ धर्म, सत्ता, भाषा के गठजोड़ की आलोचना कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि समाज में पुजारी, नेता, सत्ता समर्थन लोग लगातार जय जयकार करते रहते हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं के बीच समझौता चलते रहते हैं, लेकिन आम जनता की आवाज दबा दी जाती है। प्रतिदिन हजारों शब्द, विचार और अभिव्यक्तियां कैद कर ली जाती है। दूसरी ओर जनता के भीतर प्रतिदिन नया दर्द या क्रोध और नई चेतना जन्म लेती है, लेकिन वह भी धीरे धीरे गायब हो ही कर दी जाती है। कवि बताना चाहते हैं कि व्यवस्था केवल प्रशंसा सुनना चाहती है, विरोध करना नहीं। विशेष है, सत्ता और धर्म के गठबंधन पर व्यंग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है। दर्द क्रोध बोध का त्रिस्तरीय प्रयोग है। कल पैदा करना होगा भूखी पीढ़ी को, आज जो अनाज पेट भरता है, लो हम चले यह
रखे हैं उर्वरक संबंधित कुछ विचार। प्रसंग है कवि योजनाबद्ध विकास और वास्तविक जन समस्याओं के बीच के अंतर को दिखा रहे हैं। व्याख्या कवि व्यंग पूर्वक कहता है कि वर्तमान में भूख और गरीबी से जूझती जनता की समस्याएं हल करने के बजाय योजनाकार भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। आज जो अनाज लोग का पेट भर रहा है, कल उसकी कमी हो सकती है। फिर भी अधिकारी केवल कागजी योजनाओं और उर्वरक है उस पर चर्चा में व्यस्त है। वास्तविक समस्या भूख है, लेकिन चर्चा तकनीकी विषयों पर हो रही है। विशेष है विकास योजनाओं की आलोचना है। भूख और गरीबी का प्रश्न है। तीखा सामाजिक व्यंग किया गया है। मुन्न से बोले विनोबा से जैनेन्द्र दिल्ली में बहुत बड़ी लपसी पकाई गई युद्ध से बदहवास जनता के लिए। प्रसंग है कवि राजनीतिक और वैचारिक नेतृत्व की निष्क्रियता पर टिप्पणी कर रहे हैं। व्याख्या है कवि विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों और विचारकों का उल्लेख करते हुए कहता है कि देश में युद्ध, गरीबी और संकट से परेशान जनता के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और आदर्शवादी बातें प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इन चर्चाओं से जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान है वह नहीं होता है। जनता केवल आश्वासनों की लपसी खाती रह जाती है। विशेष है वैचारिक नेतृत्व पर व्यंग है। जनता की निराशा का चित्रण है। प्रतीकात्मक भाषा है। भारत पाकिस्तान अलग अलग करो, फिर मरो कढ़ील कर, भूल जाओ राजनीतिक। प्रसंग है कवि विभाजन की राजनीतिक और राजनीतिक स्वार्थों पर प्रहार कर रहे हैं। व्याख्या कवि कहते हैं कि राजनीतिक ने लोगों को धर्म, जाति और राष्ट्र के आधार पर बांट दिया है। विभाजन और संघर्ष के बाद भी जनता की समस्याएं समाप्त नहीं होती है। नेताओं के लिए राजनीति के खेल बन जाती है, जबकि जनता उसकी कीमत चुकाती है। विशेष है विभाजनकारी राजनीति की आलोचना है। जनजीवन पर राजनीति के दुष्प्रभाव तीखा व्यंग दिखाया गया है। अध्यापक याद करो किसके आदमी हो तुम। याद करो विद्यार्थी तुम्हें आदमी से एक दर्जा नीचे किसका आदमी बनाना है। जो प्रसंग है वह है कवि शिक्षा व्यवस्था और बौद्धिक वर्ग की भूमिका पर प्रश्न उठा रहे हैं। व्याख्या कवि अध्यापकों और विद्यार्थियों से पूछता है कि वे किसके प्रति उत्तरदायी है। क्या वे सत्ता के आदमी बनेंगे या समाज और मानवता के। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन और मानवीय विकास होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था उसे भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। कवि चेतावनी देते हैं कि मनुष्य को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहिए। विशेष से शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की गई है। स्वतंत्र चेतना का समर्थन किया गया है। मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। दर्द खैराती अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, वह मेरा काम नहीं है, वह मुसद्दी का काम है। प्रसंग है कवि प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या है डॉक्टर जिसका काम रोगियों का इलाज करना है, वह भी जिम्मेदारी से बचता दिखाई देता है। वह कहता है कि दर्द का समाधान करना उसका काम नहीं है, बल्कि किसी अधिकारी का काम है। इस प्रकार हर व्यक्ति जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति की समस्या जस की तस बनी रहती है, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। विशेष है नौकरशाही पर व्यंग है। संवेदनहीन व्यवस्था का चित्रण है। यथार्थवादी शैली को दिखाया गया है। संदर्भ है जो पंक्ति है वो है, अस्पताल में भीड़ भौचक भीड़, धाए धाए 100,000 लाख दर्द, 8-10 क्रोध, 3-4 बंद बाजार, भय भगदड़ दर्द लाल। प्रसंग है कि कवि समाज में फैले जो अराजक वातावरण है उसका चित्रण कर रहे हैं। व्याख्या है कवि अस्पताल, बाजार और सड़कों का दृश्य प्रस्तुत करता है और चारों ओर भीड़ है, भय है, अफरा तफरी फैली हुई है, लोगों का दर्द है, गुस्सा है और असुरक्षा है, लेकिन इस पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। पूरा समाज तनाव और अव्यवस्था से ग्रस्त दिखाई देता है।
विशेष है दृश्यात्मकता शब्दों के माध्यम से अराजकता का निर्माण है, सामाजिक संकट का सशक्त चित्रण है। हम जानते नहीं हम क्या बनते हैं, जब हम दफनाते हैं एक हताश लड़के की लाश। प्रसंग है यह कविता के सबसे मार्मिक अंशों में से एक है। व्याख्या कवि कहता है कि जब किसी निराश और हताश युवक की मृत्यु होती है तब समाज केवल उसका अंतिम संस्कार कर देता है, लेकिन वह यह नहीं समझता है कि उस युवक की मृत्यु के साथ समाज की कितनी संभावनाएं हैं, कितने सपने और कितने भविष्य भी दफन हो जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। विशेष है कविता एक केंद्रीय भाव है, आत्महत्या और सामाजिक निराशा का संबंध एक गहरी मानवीय संवेदना है। तो यह थी मित्रों रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरुद्ध। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।